आज हमारी मेडिसिन है जी कलकेरिया कार्ब। ओवरऑल हमारी तीसरी मेडिसिन है आज। तो जैसे जैसे हमारी दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रिप है या जो नॉलेज ऑफ सिम्टम्स है वो बढ़ता जाएगा साथ साथ, और फिर कंपैरिजन भी हमारा क्योंकि पीछे बढ़ता जाएगा साथ साथ। ल्यूकोफ्लेगमेटिक, ब्लोंड हेयर, लाइट कंप्लेक्शन, ब्लू आईज, फेयर स्किन। कि ये ल्यूकोफ्लेगमेटिक या ऐसा बंदा जिसकी कंप्लेक्शन इस तरह की हो कि नरम सुर्ख किस्म के बाल या सुनहरी बाल, कंप्लेक्शन लाइट कंप्लेक्शन हो, मतलब और नीली आंखें हो, उसकी फेयर स्किन हो। ल्यूकोफ्लेगमेटिक कहते हैं कि बुलबुला सा जिस्म हो, मोटापे की तरफ माइल हो, पानी की ज्यादती हो उसके जिस्म में, उसका हाजमा डिस्टर्ब रहता हो, लेकिन तवानाई की कमी हो, जल्दी थक जाता हो। दैट इज ल्यूकोफ्लेगमेटिक टाइप। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो कलकीरिया कार्ब है मोस्टली इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन पे जाती है। फिर सेमी कॉलन है, क्योंकि एक बात होगी। दूसरा कहता है कि टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, कि जवानी में मोटापे की तरफ माइल होना। जवानी में कि जैसे जैसे जवान हो रहा है उसका वजन बढ़ता जा रहा है साथ में, तो जवानी में मोटापे की तरफ माइल होना किस तरह का? ल्यूकोफ्लेगमेटिक टाइप। सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन सेमी कॉलन, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन सोरिक होगा, क्योंकि कलकीरिया कार्ब आपकी एंटी सोरिक भी है सल्फर की तरह। अब सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? कि जो जल्दी बीमारियां जल्दी रिसीव करता है, ज्यादा फिक्रमंद रहता है वो बंदा। मतलब उसमें जो ना है जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस मोस्टली ज्यादातर पाई जाती है, चीजें सप्रेस हो जाती हैं। सोरा मतलब बहुत बड़ा फील्ड है सोरा का। तो सोरे कॉन्स्टिट्यूशन दुबला पतला कमजोर। आगे फिर सेमीकॉलन के बाद लिखता है कि पेल वीक, कमजोर, जर्द, चेहरे का रंग जर्द, टाइम एंड बुजदिल, इजीली टायर्ड, जल्दी थक जाने वाला। व्हेन वॉकिंग, जब चलता है, यानी बैठे बैठे नहीं थक जाने वाला, जब चलता है जल्दी थक जाता है वो। तो ये थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन फिर आगे उसका कि मोटा तो जरूर होगा, मोटापे की तरफ माइल होगा, लेकिन वो उस तरह का मोटा नहीं होगा। तो सोरे का ठीक है। कहते हैं जी डिस्पोज टू ग्रो फैट, डिस्पोज टू ग्रो फैट, कि वो माइल होता है मोटापे की तरफ। कार्पोलेंट अनवाइडली, ये कार्पोलेंट जरा इसमें एक सलीकामंद वर्ड यूज किया है कि बुलबुला सा जैसा, मतलब अनवाइडली बेतुका बढ़ जाना, यानी कि तीनों कंडीशनों में, जो मोटापे की तरफ माइल हो, बहुत मोटा हो रहा हो, अनवाइडली टाइप हो, तो उन तीनों कंडीशनों में आपकी कलकीरिया कार काम करती है। चिल्ड्रन विद रेड फेस, बच्चे जिनके चेहरे सुर्ख हों, फ्लैबी मसल, मसल उनके ढीले ढाले हों, हु अस्वेट इजीली, जिनको पसीना बहुत जल्दी आ जाता हो। अब ये बात याद रखें कि इस पैराग्राफ में वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे जिनके चेहरे सुर्ख हों, फ्लैबी टाइप हों, जल्दी पसीना आ जाता हो, फिर नतीजा क्या निकलता हो? टेक कोल्ड इजीली इन कंसिक्वेंस, और नतीजे के तौर पे उन्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती हो। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि इस तरह का बच्चा हो, और जल्दी सर्दी लग जाने का क्या मतलब है? कि उन्हें नजला जुकाम जल्दी हो जाता होगा, बुखार हो जाता होगा जैसी ठंड लगी उसके नतीजे के तौर पे, यानी पसीना ज्यादा आया, फौरन हवा लग गई, तो उसके बाद उनको वो मसला बन गया। तो इस सिचुएशन में भी आपकी कलकीरिया कार्ब काम करेगी। कहते लार्ज हेड्स एंड एब्डोमेन, पेट और सर दोनों बड़े हुए। सेमीकॉलन फोंटानेलिस एंड सूटर्स ओपन, ये जो ऊपर वाली जगह है ये फोंटानेलिस सूटर्स है। ये जो बच्चा पैदा होता है ना उस वक्त ये वैसी गैप होता है इसमें, थोड़ा सा खुली होती है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का सर बैठ रहा है या बैठ जाता है। तो उन दिनों में जैसी माँ उसको जिस रुख पे ले जाना चाहे वो चला जाता है सर, क्योंकि बीच में गैप मौजूद होता है। बोन सॉफ्ट डेवलप वेरी स्लोली। अब ये तीसरी उसने कंडीशन बता दी, एक तो उस तरह का है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो ऐसे डिजीज के जुमरे में आ जाए तो कलकीरिया कार्ब उसे कवर करेगी। फिर आगे बताता है कि हड्डियां जहाँ पे बहुत नरम हो, डिवेल्प वेरी स्लोली, और बहुत स्लो डिवेल्प हो रही हैं, हड्डियां बहुत स्लो स्लो बन रही हैं, तो उसमें भी आपकी कलकीरिया कार्ब काम करेगी। कर्वेचर ऑफ बोन्स, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है कलकीरिया कार्ब, ये आपके बहुत बड़े बड़े केसेस पे काम आएगी, जिनमें आपके माजूर बच्चे भी शामिल हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये साइंस भी समझ आएगी कि जो बाजूर बच्चों के केस ठीक कर रहे हैं वो भी ऊपर से नहीं उतर रहा है, वो इसी स्टडी से निकल गए। तो हमने इस चीज को पकड़ना है कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां मोस्टली उनके क्लोज क्लोज जाती हैं और किस तरह जाती हैं। कर्वेचर ऑफ बोन्स, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, कर्व, कर्वेचर, कर्व से कर्वेचर है, कर्व हो जाना, स्पेशली स्पाइन, खास तौर पर आपकी रीढ़ की हड्डी, एंड लॉन्ग बोन्स, और लंबी हड्डियां जैसे कि टांग वाली हैं, एक्सट्रीमिटीज,
क्रोक्ड। अच्छा, इससे पहले ऊपर वाली देख लेते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी हो जाती है, सिंध के इलाके में मोस्टली आपको इस किस्म के पेशेंट मिलेंगे, या हंच बैक हो जाते हैं जिनकी कमर पीछे ऐसे हो जाती है। अब रीढ़ की हड्डी सिर्फ ऐसे नहीं होती, रीढ़ की हड्डी इस तरह भी हो जाती है, बाजू का ऐसे भी हो जाती है, मतलब इस तरफ या इस तरफ भी ट्विस्ट ले जाती है, तो वो भी कलकीरी कार के जुमरे में ही आते हैं। तो उन केसेस में भी आप मेडिसिन कलकीरी कार पे जा सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज क्रोक्ड, जहां आपकी एक्सट्रीमिटीज में खम पड़ जाए, क्रोक्ड खम को कहते हैं, डीफार्म या डीफार्म हो जाए, कि उनकी जो शक्ल जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही, किसी और शेप में बन रही है। बोन इरेगुलर डेवलपमेंट, हड्डियां जहां पे सही डेवलप होने की बजाय इरेगुलर डेवलप हो रही हैं। अक्सर बंदों की पाँव की हड्डियां बढ़ रही होती हैं, टेढ़ी हो रही होती हैं, इधर निकली होती है, तो ये उन केसेस में भी आपकी हेल्प करती है। हेड एस्पेक्ट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग, सर पे, अब ये देखें ये जनरल अलामत है, अब किसी भी केस में आप इसको चला सकते हैं। हेड एस्पेक्ट प्रोफ्यूजली, सर पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, वाइल स्लीपिंग जब सोए हुआ होता है, वेटिंग पिल्लो फॉर अराउंड, और इर्द गिर्द से जो पिल्लो है वो गीला हो जाता है। अब इसने एक खसूस अलामत बताई है, कैसे कि जब सोया हुआ होता है तब सर पे पसीना ज्यादा आता है, और इतना ज्यादा होता है कि इर्द गिर्द की जगह गीली हो जाती है। तो कहते हैं सिलीशिया और सेनिक्यूला में भी ये काम करती है। अब सिलीशिया के सर पे भी पसीना आता है, लेकिन लोअर देन कलकीरिया कार। या जब एलन में सिलीशिया पे जाएंगे तो आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ उसमें भी आता है, लेकिन कम। अब सिलीशिया में भी हड्डियों वाले मसले में काम करती है, जो बच्चे लेट चलते हैं काम करती है, लेकिन सिलीशिया का जो फेवरेट पॉइंट है, अगर बच्चे का टखना कमजोर है और पाँव उसमें ग्रिप नहीं कर रहा, मतलब ऐसा बैठ नहीं रहा, तो फिर आपकी सिलीशिया वेरी क्लोज जाती है। ठीक है। सेनिक्यूला में जब सर और गर्दन दोनों पे पसीना आ रहा हो तो उसमें सेनिक्यूला ज्यादा क्लोज जाती है, सेनिक्यूला भी उसमें काम करती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ऊपर कलकीरी कार्ब आती है, फिर सेलिशिया और फिर सेनिक्यूला की बारी आती है। परफ्यूज परस्पिरेशन मोस्टली ऑन बैक ऑफ द हेड, बहुत ज्यादा पसीना आता है खासतौर पर बैक ऑफ द हेड, यानी सर के ये पीछे वाले हिस्से पे, एंड नेक और गर्दन पे, एंड चेस्ट और छाती पे, एंड अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे। मतलब सिर्फ सर पे नहीं आता, बाकी हिस्सों पे भी इसका पसीना आता है, लेकिन ये जर्नल या इटैलिक नहीं लिखा हुआ, एक कहानी लिखी हुई है। तो कहता है सलीशिया, सलीशिया भी इसमें कहता है काम करती है, तो सलीशिया में भी पसीना आता है। हम सिर्फ इस कंपेरिजन में चलेंगे कि कलकीरे कार को ज्यादा आता है और सलीशिया को उसकी निस्बत कम आता है। डिफिकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन विद कैरेक्टरिस्टिक हेड एस्पेक्ट एंड ओपन फेंटानालिसिस। अब जो बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं और मुश्किल से निकल, मतलब नहीं आ रहे होते, मुझे इतनी बड़ी उसकी उम्र होगी अभी तक इसे दांत ही नहीं निकाले, जिसको हम कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे मेडिसिन मैंने दी थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ऐसे कि अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर वाली है जो इसने बताई है कलकीरिया कार्ब की, कि फोंटानेलिसिस ओपन है और पसीना बहुत ज्यादा आता है उसके सर पे, और फिर उसके दांत नहीं आ रहे, देन कलकीरिया कार्ब विल बी द बेस्ट रेमेडी। तो फिर आप जब ये देंगे तो ये ना सिर्फ पसीने और ऊपर फोंटानेलिसिस को कवर करेगी, बल्कि दांत निकलना भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दांत भी एक हड्डी नुमा है, तो उधर से डेवलप होके आते हैं, तो लाजिम बात है ये भी अफेक्ट करेंगे उसकी वजह से, कलकीरिया कार्ब की वजह से। ड्यूरिंग आइदर सिकनेस और कन्वेलेसेंस, जो मीनिंग मैं साथ बताता हूँ, ये अगर साथ नोट करके किताब पे लिखते जाएं तो आपको बाद में ज्यादा हेल्प करेंगे, ताकि रिवाइज करें तो आपको याद हो। ड्यूरिंग आइदर सिकनेस, बीमारी के दौरान, आर कन्वेलेसेंस, या बीमारी से सेहतयाब होने के बाद, दोनों सूरतों में। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग्स, उसे अंडा खाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। अब ये अटैलिक है, पक्की अलामत है कि कलकीरिया कार के मरीज को अंडे खाने को बहुत दिल करता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कब, इन कंडीशन में, बीमारी के दौरान, यानी उसे कोई भी बीमारी है, उसे बुखार है, उसे कोई और इश्यू, और वो कहता है कि जी मुझे अंडा बना दें, तो आपके जहन में आना चाहिए कि यार ये तो कलकीरिया कार का मरीज है। या ठीक होने के बाद, अब उसमें कमी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई भी इश्यू है, वो कहता है कि मैंने अंडा खाना है, तो आप दे सकते हैं। क्रेव्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, वो चीजें खाना पसंद करता है जो हजम नहीं होती, जैसे चाक, चूना, मट्टी, ये वाली चीजें। ब्रैकेट में लिखा वो एलोमीना, एलोमीना भी इस किस्म के पेशेंट में काम करती है, वो भी डिजायर करता है कि वो चूना खाए, कोयला खाए, मट्टी खाए, इस किस्म की चीजें खाने को दिल करता है। लेकिन वो बहुत अच्छी मेडिसिन है एलुमिना के, जो बच्चे फीडर पे होते हैं, फीडर फीडिंग बेबी जो फीडर पीते हैं, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसकी एलुमिना सबसे बड़ी दवाई है। और एलुमिना के मरीज को पोटैटो डिसएग्री करते हैं, आलू उसे रास नहीं आते। ठीक है, आगे कहता है जी एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नहीं, अवर्जन टू मीट, गोश्त से नफरत होती है इसको। अब ये आप नोट लिख लें इसमें कि कलकीरिया कार के मरीज को अंडे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसे गोश्त से नफरत होती है।
Our acidity of digestive tract, digestive tract है इसकी एसिडिटी, और ये पक्की अलामत है, मैंने खुद प्रूव किया, मरीजों को दी है, जिसने भी कहा ना कि डॉक्टर साहब मुझे मैदे की ये जो नाली है खाने से नीचे से लेकर और यहाँ मैदे तक इसमें तेजाबियत होती है, जलन होती है, तो किलकीरे का पहली मेडिसिन है। सोअर इरेक्टेशन, खट्टे डकार, सोअर वोमिटिंग, खट्टी उल्टी, सोअर स्टूल, पखाना भी खट्टा, यानी उससे स्मेल खट्टी हुई। फिर सेमीकॉलन, दो अलामतें होगी। तीसरी है सोअर ऑर्डर ऑफ द होल बॉडी, पूरे जिस्म से जो आने वाली स्मेल है वो खट्टी स्मेल होती है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेपरसल्फ और रयूम, ये दो मेडिसिन है। अब हेपरसल्फ और रयूम में क्या है कि हेपरसल्फ का जो स्टूल है वो उससे खट्टी स्मेल आती है, बॉडी से नहीं। जो र्यूम है इसमें बॉडी से भी खट्टी स्मेल आती है और स्टूल से भी खट्टी स्मेल आती है। तो अगर आप स्मेल पे मेडिसिन देंगे तो फिर र्यूम आपकी ऊपर की डिग्री की मेडिसिन बनेगी। गर्ल्स हु आर फ्लैशी, लेडीज और बहुत जल्दी ग्रो होने की तरफ माइल हो। अब ये ग्रो होना रैपिडली का मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी बड़ी हो रही है, कद लंबा हो रहा है, नहीं। ग्रो रैपिडली का मतलब जनरल में ये बनता है कि वो, जब उसने कहा ना कि यूथ में ही मोटापे की तरफ माइल होती है, तो जब यूथ में ये उसका वेट बढ़ेगा तो लाजिम बात है बॉडी के बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट होंगे, जैसे ब्रेस्ट वगैरह, तो वक्त आने से पहले वो डेवलप होने लगते हैं, अभी एज से पहले। तो उसमें भी किलकीरिया कार्बन को, क्योंकि लाजिम बात है जब मोटापा बढ़ेगा तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बन जाता है ना, तो वो उसे, इस किस्म के पेशेंट पे भी आप किलकीरिया कार पे जा सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन टू अर्ली, टू परफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, माहवारी जो बहुत जल्दी आती हो, टू अर्ली, टू परफ्यूज बहुत ज्यादा, टू लॉन्ग लास्टिंग और लंबे दिनों तक चलती हो। सेमीकॉलन, एक नुक्ता हो गया कि क्या हो रहा है इसमें, माहवारी ज्यादा आ रही है, लंबे दिनों तक चल रही है और जल्दी आ रही है, जल्दी भी आ रही है, ज्यादा भी आ रही है और डेज भी ज्यादा ले रही है। दूसरी बात कहता है विद सबसीक्वेंट, अब विद सबसीक्वेंट के मतलब इसके बाद फिर क्या होता है, एमिनोरिया आती ही नहीं है। पहले क्या कंडीशन बताई ये थी, और दूसरे में वो बताता है आती ही नहीं है, एंड क्लोरोसिस, और कमी हो जाती है खून की। क्लोरोसिस बेसिकली लेडीज की बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है, इसके कारण पीला या सबस हो जाता है। विद, तो यहां कहता है एंड क्लोरोसिस विद मेंसेस सेकेंडरी आर सप्रेस्ड, यानी या तो मेंसेस थोड़े हो जाएंगे या फिर दब जाएंगे। यानी पहले था कि ज्यादा थे, जल्दी आए और लंबे दिनों तक चले, बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर साहब पहले दो दफा तो मुझे इतनी ज्यादा आई ना कि इस तरह ये मसले बन गए, अब इस तरह हुआ है कि आती नहीं है और चेहरा जो है ना बिल्कुल पीला हो गया और जो है ना बहुत कम मिकदार में आ रही है या आ ही नहीं रही। अब बंदा अगर मोटा ताजा है तो फिर आप और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे किलकिरी कारण। विमेन, अब पहले उसने बात की थी गर्ल की, गर्ल और विमेन में फर्क है, ठीक है जी। विमेन कॉलम, क्या हर बात का ताल्लुक विमेन से, औरत से है, वो जो आगे बातें बताएगा। मेंसेस टू अर्ली, टू परफ्यूज, मेंसेस का बहुत जल्दी आना, बहुत ज्यादा आना, एक बात औरतों में। और दूसरा फीट हैप्चुअली कोल्ड एंड डेम्प, पाँव का मोस्टली ठंडे रहना, डेम्प रहना, जैसे किसी जगह पे हवा कम लगती हो तो उधर पसीने में लग जाता है, एज इफ दे हैड ऑन कोल्ड डेम्प स्टॉकिंग, ऐसा लगे कि जैसे उसने पाँव में कोई ठंडे मोजे पहने हुए हैं पानी वाले। कंटिन्यूली कोल्ड इन बेड, उसके पाँव चारपाई पे जाने के बावजूद भी ठंडे ही रहते हैं, जैसे सल्फर के मरीज को क्या होता है, पाँव गर्म रहते हैं। The least mental excitement causes profuse return of the menstrual flow, जरा सी ज़हनी एक्साइटमेंट से, कोई गुस्सा करने से, कोई जोश लेने से, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला होने से, जिसकी वजह से वो मेंटली इरिटेट हुई, मेंटली इमोशनलाइज हुई, तो माहवारी दोबारा शुरू हो जाए। ब्रैकेट में कहता है सल्फर एंड ट्यूबरकुलिन, तो कहता है सल्फर भी इसमें काम करती है। हमने पढ़ा था सल्फर में कि कंप्लेंट्स कमिंग अगेन एंड अगेन, याद होगा आपको, हमें लगता है कि वो ठीक हो गया, खास तौर पे क्या उसने बताया था कि मेंसेस और लिक्विडी के मामले में, और फिर शुरू हो जाता है, दैट इज सल्फर सोरिक। और ट्यूबरकुलिनम, कि जब ट्यूबरकुलिनम के रिलेटेड कोई इशू होगा तो हम ट्यूबरकुलिनम पे चले जाएंगे, लेकिन ट्यूबरकुलिनम पे भी यही है कि सिम्टम्स एवर चेंजिंग, के अलामात जो अपने आप को चेंज कर रही होती हैं, एक आर्गन से दूसरे आर्गन, दूसरे आर्गन से तीसरे आर्गन, अचानक आती है, अचानक चली जाती है।
अब आपको सल्फर ज्यादा अच्छे समझ आई होगी क्योंकि सल्फर आपने पढ़ी है और आपको वो अलामत रिमाइंड हुई होगी, हाँ इस तरह पढ़ा था, ऐसे था। अब ट्यूबरकुलिनम पे जब जाएंगे तो फिर याद आ जाएगा, हाँ हमने क्लियर कार में ऐसे पढ़ा था, इसमें इस वजह से। फियर, शी विल लूज हर रीजन, उसे ये डर होता है कि वो अपना रीजन खो देगी। रीजन से मुराद क्या है? रीजन से मतलब ये है कि वो बेसिकली परेशान होती है घर के बारे में, बच्चों के बारे में। उसे अपना आप बोझ, काम, वो सुस्ती और काम ना होना, एक ही जगह पड़ना, उसे लगता है कि जी वो पागल हो जाएगी। इस किस्म की सिचुएशन उसकी बनी होती है। फियर, शी विल लूज हर रीजन आर दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो जाएगी, और उसके अंदर ये जो जंग चल रही है, जो कंफ्यूजन उसके अंदर है, उसे ऐसा लगता है कि लोगों को ये मेरी अंदर की बात पता चल जाएगी कि ये क्यों परेशान है, क्योंकि वो अपनी परेशानी शेयर नहीं करेगी, उस अंदर रखेगी। ठीक है। एक्टारेसिमोजा, एक्टारेसिमोजा में भी कंफ्यूजन और प्यूपल है, लेकिन जचगी के दौरान, जब जचगी के दौरान मैनिया के अटैक्स हों और वो मारे आगे से, मतलब खुद को मारे या दूसरा जो पास है उसको, तो इस किस्म के जो अटैक्स हैं वो सेमिसोफिगा या एक्टारेसिमोजा, दोनों एक ही नाम है, तो वो आपकी मेडिसिन उस पे जाता है। लंग डिजीज ऑफ टाल सिलेंडर रैपिडली ग्रोइंग यूथ, फेफड़ों की बीमारियां उन नौजवानों को जो जल्दी बढ़ जाते हो, कद लंबे हों, तेजी से बढ़ रहे हों, रैपिडली ग्रोइंग यूथ, तेजी से बढ़ने वाले यूथ। अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग, आपका जो दायां फेफड़ा है उसकी ऊपर वाला तीसरा हिस्सा। आजकल तो अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन आ गया, उसमें पता चल जाता है कौन सा हिस्सा है, तो आप पैथोलॉजिकल बेस पे भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग। आर्सेनिक भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब आर्सेनिक के आगे लाइन है, आर्सेनिक का मतलब है कि इसका भी अपर थर्ड ही है, क्योंकि ये पिछली बात के साथ लिंक कर रहा है। लाइन का मतलब यह है लेकिन, कि आगे कुछ और बात लिखी हुई है, उसका कुछ और होगा, वो हम पढ़ेंगे तो पता चलता है। तो आर्सेनिक में क्या है? आर्सेनिक में डार्टिंग पेन है उसी अपर थर्ड में, लेकिन डार्टिंग, डार्टिंग किसको कहते हैं? जैसे कोई लेजर चुभ हो जाता है इस तरह, तो उस जगह आपको डार्टिंग पेन फील होती है, तो आप आर्सेनिक में जाएंगे। जो अगर सिर्फ अपर पोर्शन डिस्टर्ब है और फिर बाकी अलामात, मोटा ताजा, सर पे पसीना, ये हैं, तो फिर आप कल की रिकार पे जाएंगे। और अपर लेफ्ट है अगर, तो माइरिस्टिका और सल्फर दो दवाइयां। माइरस में स्टिचिंग पेन है आपके लेफ्ट ब्रेस्ट में, स्टिचिंग पेन लेफ्ट ब्रेस्ट में, और ये आपके कंधे से निकलेगा पीछे, और ये बढ़ जाती है, इवन के आप उबगाई लेंगे, खांसी करेंगे, उससे भी आपका ये दर्द बढ़ता है। सल्फर आपकी मोस्टली लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, तो आपकी लेफ्ट साइड पे सल्फर, क्योंकि फिर सारा ही कवर करती है। और सल्फर, अगर नमूनिया हुआ हो और नमूनिया बिगड़ा हो, यानी बेलाडोना, तो उस नमूनिया उधर भी, उसमें भी सल्फर काम करती है। आई थिंक हमने पढ़ा था पीछे, मैंने आपको शायद उधर बेलाडोना बताई भी थी कि नमूनिया अगर ज्यादा खराब हुआ हो और उसमें बुखार ने सर पे भी अटैक हुआ हो, तो उस वक्त सल्फर की जो अक्यूट कंडीशन होगी उसमें आप बेलाडोना को भी सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में बेलाडोना ले सकते हैं, ताकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को वो क्लियर करे। और वैसे जनरल कराने केस को आपकी सल्फर क्लियर करेगी वहां पे, जब नमूनिया निकलेगा आगे। तो नमूनिया क्योंकि बेसिकली फेफड़ों का इशू है। आफ्टर द गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देन फास्फोरस, ये बड़ी अहम और बड़ी खास अलामत है। इससे जो नीचे वाली अब हम बातें पढ़ेंगे वो हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे पढ़ेंगे, और बहुत बड़ी बड़ी डिजीज के बारे में। ये लाइन जरा गौर से समझिएगा कि आफ्टर द गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे दी जाती है। देन फास्फोरस, फास्फोरस की निस्बत ज्यादा दी जाती है। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर अगर आपको कोई बंदा मिसाल भी देगा तो वो मैक्सिमम कलकीरी कार की देते हैं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे उसको दी थी और वो काम कर गई। कंपेयर ट्यूबरकुलिनम, तो ट्यूबरकुलिनम भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे देते हैं। अब कैसे, अब जो नीचे बातें बताएगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलेंगी। तो कहता है डिजीज कालन की बीमारियां अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव असिमिलेशन, जो हों किस वजह से? डिफेक्टिव असिमिलेशन, आपके हाजमे के निजाम के खराब। हाजमे का निजाम का खराब का क्या मतलब है जी? अकल भाई आपने हैंड खड़ा किया। आकिल भाई आपने हैंड रेज किए, जी प्लीज। नेट तो सही आ रहा है मेरे पास, वीडियो थोड़ी स्लो हो रही है मेरी।
बाकी नेट तो सही आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी बाकी सबको? जी सर। सर आ रही है। अपना हैंड रेज करके बाकी बताएंगे मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जी सर आवाज आ रही है, लेकिन आवाज में रिस्ट्रिक्शन आ रही है सबको? आवाज सर में लेकिन बीच restrictions आ में रही है। थोड़ी सी जी ठीक है। yes, sir. सर अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डिजीज अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, बीमारियां सर आवाज नहीं आ रही। डिजीज अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, बीमारियां जो डिफेक्टिव एसिमिलेशन कहते हैं, हजम होने का जो अमल है वो स्लो, यानी जब आपकी आंतों में वो जो खुराक जज़ब होती है और फिर भूख शामिल होती है तो वो डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव एसिमिलेशन। इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन, जब हड्डियां बनने का अमल स्लो हो, ऐसी बीमारियां। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड, ऐसी बीमारियां डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक, जहां पे उसके लिए चलना मुश्किल हो। डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक यानी कि चलना कैसे है, आर स्टैंड या खड़े कैसे होना है, ऐसी बीमारी जिनमें वो चल ना सके, खड़ा ना हो सके। अब ये जो केस है ये आपका ठीक सीधे सीधे आपको मालूम से लेके जा रहा है। या ऐसी बीमारियां जो ऊपर उसने दो बातें की कि डिफेक्टिव सिमुलेशन यानी खुराक खा रहा है लेकिन जिस्म में नहीं लग रही, हड्डियां बन रही हैं लेकिन सही नहीं बन रही, हड्डियां मजबूत नहीं हो रही। तीसरी बात कह रहा है कि चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक, बच्चे जो चलने की तरफ माइल ही नहीं होते, एंड विल नॉट ट्राई, हत्ता के ट्राई भी नहीं करते। आप उन्हें खुद कहते हैं कि बेटा उठो ट्राई करो चलो, तो वो ट्राई भी नहीं करते। अब ये ऑब्जर्वेशन आपने खुद करनी है कि आप क्या वो बच्चा कोशिश करता है खुद, तो ये दवाई ना सिर्फ बच्चे से कोशिश करवाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह उसे भी सही। सप्रेस्ड स्वेट, ऐसी बीमारियां जो दबे हुए पसीने की वजह से, ऐसी बीमारियां जो दबे हुए पसीने की वजह से हों, उनमें भी आपकी मेडिसिन काम करेगी। रॉनेस ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट, रॉनेस यानी कि दुखना, खराब हो जाना, ऑफ द सोल्स ऑफ फीट, पाँव की जो सोल्स हैं, फ्रॉम पर्सपिरेशन, पसीने की वजह से। ग्रेफाइट सेनिकुला, अब ग्रेफाइट में भी है लेकिन ग्रेफाइट में क्या होगा, स्मेलिंग होगा, ऑफेंसिव होगा, मतलब बदबूदार होगा। सैनिकुला में भी ऐसी है लेकिन सैनिकुला में इतना ज्यादा पसीना आता है कि ऐसा लगता है कि पानी में पाँव जो है नहाया हुआ है। ब्लिस्टर एंड ऑफेंसिव फुट स्वेट, पाँव पे ब्लिस्टर वगैरह का बन जाना और ऑफेंसिव फुट स्वेट, ये पाँव का जो पसीना है उसमें से समय लाना। लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, ताजा हवा की ख्वाहिश करना। व्हेन इन ए रूम, जब वो कमरे में हो, ताजा हवा की ख्वाहिश करना जब वो कमरे में हो। विच इंस्पायर, जो उसे क्या देती है, तहरीक देती है। बेनिफिट्स, उसे फायदा पहुंचाती है। स्ट्रेंथ, ताकत देती है। अब इसकी ख्वाहिश करना और पल्सिल्ला और सल्फर अलग अलग है। सल्फर आपने पढ़ा है, सल्फर में आपको अंदाजा हुआ है कि सल्फर में वो खिड़कियां दरवाजे खुले रखता है, वो उस तरह की लांगी फॉर फ्रेश एयर है। वो चाहता है खिड़कियों दरवाजा ने आगे, यार बात का ताल्लुक ठंडक से होगा जनरली, खास तौर पे सिंगार्स किसी एक हिस्से की, ब्रैकेट में काली बाइक्रोमियम, किसी एक हिस्से की ठंडक। कौन कौन सी जी, जैसे सर, स्टमक, एब्डोमेन, पेट, फीट, पाँव एंड लेग, ऐसे आप उंगली के नीचे आ जाएगा, पेन कवर्ड अंडर द फिंगर टिप्स। अब इग्नेशिया में भी है,
लेकिन इग्नेशिया में जो पेन है वो सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट पे है, कि वो एक इहाते में होगा, ऐसे वो मरीज बताएगा कि इस जगह पे दर्द होता है, इग्नेशिया। अब यहाँ पे कोल्डनेस है। आगे कहता है जी अवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, खुली ठंडी हवा से नफरत करता है। गोज राइट थ्रू हर, ऐसे लगता है कि वो उसके अंदर से गुजर रही है। सेंसिटिव टू द कोल्ड डैम्प एयर, ठंडी हवा से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ग्रेट एबिलिटी टू टेक कोल्ड, उसे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे पढ़ चुके हैं। अपोजिट ऑफ सल्फर, सल्फर की अपोजिट है, क्योंकि उसे गर्मी ज्यादा लगती है, जैसे कि चारपाई की गर्मी से उसका मसला बढ़ जाता है। कि यहाँ पे चेस्ट, एक्सिला, सेक्सुअल ऑर्गन, इन सब पे। हैंड्स, नीज, फीट, हाथ पांव, और हैंड्स नीज घुटनों पे, हाथों पे, और फीट पांव पे। अब वेमेन रेमेडी, ऐसी औरतें जो, औरतें तकरीबन सब घर में मशीन वगैरह लगाती हैं, तो अगर उस वक्त वो चप्पल उतार के काम कर रही हैं तो वॉशर वेमेन रेमेडी, तो उस वक्त उनको मसाइल आ सकते हैं। तो ये सवाल पूछना आपका बनता है, उससे डेज डिस्टर्ब हो सकते हैं कि घर का काम चप्पल पहन के करती हैं या फॉल टू प्रेशर। उसका मैदा ऐसे होता है कि जैसे उल्टी सुराई हो, सुराई नीचे से मोटी होती है, ऊपर से पतली होती है, तो वो कहता है कि इस तरह उल्टा उसे कर दें तो क्या होगा, ऐसा लगता है कि मैदा सूजा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन हो। उरेमिक आर अदर डिजीज, ये बहुत अहम पैराग्राफ है जो अभी, उरेमिक गुर्दों की बीमारी, आर अदर डिजीज या कोई भी और बीमारी है, ब्रॉट ऑन आर स्टैंडिंग, जो आए किस वजह से, स्टैंडिंग ऑन कोल्ड डैम्प पेवमेंट्स, ठंडी जगह पे खड़ी होने से, ठंडी पेवमेंट पे खड़ी होने से, किसी ऐसी जगह जहां पे नमी थी वहां पे खड़े होने से। आर वर्किंग वाइल स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, या कोई काम कर रहा है और ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको कहा लेडीज के कि कपड़े धो रही हो ठंडे पानी में खड़ी हूं। सेमीकॉलन मॉडलर आर वर्कर इन कोल्ड क्ले, जैसे कुम्हार होते हैं या मिट्टी के काम करने वाले होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, वो कोई काम कर रहे हैं और उस तरह चप्पल उतरे हुए हैं, तो उनकी वजह से अगर गुर्दों की कोई इशू आ रहा है या कोई और बीमारी बन रही है तो आप कल के लिए कार पे जा सकते हैं। मतलब गुर्दों के मरीज से भी ये सवाल पूछना बन सकता है कि आप काम क्या करते हैं, तो ये किडनी फेलियर में भी आपका काम करेगी, वो करती है। फील बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेशन, जब उसे कब्ज होती है बड़ा अच्छा महसूस करती है। फील बेटर इन कॉन्स्टिपेशन। स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली, इतनी सख्त कब्ज होती है तो मैकेनिकल करना पड़ता है। लेकिन बाकी स्टूल की कोई कहानी लंबी नहीं बताई, ब्रैकेट में दवाइयां बताई हैं, एलोज, सेनिक्यूला, सिलिशिया, सिलीनियम, सीपिया, सिलिशिया। एलोज जब पेट में मरोड़ पड़े और मरोड़ का इशू हो रहा है, डायरिया बना हुआ है, और उसके बाद मरोड़ के बाद फिर रिजल्ट के तौर पे वो तो ठीक हो गया, बाद में सख्त कब्ज होगी। डॉक्टर साहब पहले मरोड़ पड़े थे, उसके बाद अब ये मसला हो गया, तो वो आएगी एलोज। सेनिक्यूला, जब तक बहुत ज्यादा नहीं इकट्ठा हुआ उस तक हाजत ही नहीं होगी, अगर हाजत होगी भी सही तो ग्रे कलर के या ब्राउन कलर के छोटे छोटे बॉल्स आएंगे, वो भी मैकेनिकल रिमूव करना। सिलीनियम, कोई बीमारी हुई, कोई भी सख्त किस्म की बीमारी हुई या स्पेशली आंतों का बुखार हुआ और उसके बाद इतनी सख्त कब्ज हो गई कि वो पखाना अंदर चिमट गया, लाजमन मैकेनिकल रिमूव करना पड़ेगा, तो सिलीनियम मैकेनिकल रिमूवल से बचा ले। रिजल्ट ऑफ ए डिजीज, स्पेशली आंतों का बुखार या कोई भी सीवियर किस्म की डिजीज। सीपिया, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कब्ज हो जाती है तो सबसे बड़ी दवाई सीपिया, या अगर प्रेगनेंसी के दौरान या वैसे भी ऐसा लगता है कि जैसे एनएस नहीं, आप बैठती है कोई लेडीज, उसे ये लगे कि किसी बाल के ऊपर बैठी है और ये वाली सेंसेशन वॉशरूम करने के बाद भी आराम ना आए, तो सीपिया कवर करेगा। सिलिशिया, जब माहवारी के दौरान या माहवारी से पहले, ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कब्ज हो जाए तो सलीशिया। लेकिन ये है कि अगर डायरिया हो जाए बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो फिर बोविस्टा और अमोनियम का, ठीक है। और डायरिया और डेसेंट्री में एक डिफरेंस बताता जाऊं कि डायरिया पेन लेस होता है और डेसेंट्री में मरोड़ पड़ते हैं। डायरिया में मरोड़ नहीं होते, दर्द नहीं होता, डेसेंट्री में पेन होता है। अच्छा आगे कहता है जी पेन लेस हॉर्सनेस एग्रेवेशन इन द मॉर्निंग, आवाज का बैठ जाना बगैर दर्द के, खसूसन सुबह के बाद। वैसे इसकी बड़ी दवाइयां कास्टिकम और कार्बोवेज है कि आवाज अगर सुबह के वक्त बैठ जाती है तो कास्टिकम, शाम को बैठ जाती है तो कार्बोवेज। लेकिन ये भी उसमें किसी उम्र में आ जाती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे देख लें कि मोटा ताजा है तो आप कल के लिए कार भी ले सकते हैं। डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मैग्नेटाइज हो। मैग्नेटाइज किसे कहते हैं? मैग्नेट, कि मकनतीसी कुव्वत, मैग्नेटिस में तार नहीं होती, कि कोई ऐसी ताकत तार के बगैर उसकी हेल्प करे। ब्रैकेट में लिखा हुआ फास्फोरस भी काम करती है। फास्फोरस का मरीज दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, नर्वस होता है, वीक होता है, उस किस्म के सिचुएशन है तो उस पे जाएंगे।
मोटा ताजा और इसकी सिचुएशन होते इसमें आएंगे, लेकिन ये क्या चाहती है, कैसा मरीज होगा? डिजायर टू मैग्नेटाइज का क्या मतलब है? वो तसल्ली चाहती है, वो कहती है कि यार फलां पीर को जाइए, उसको तवीज ले आइए, उधर से मैं ठीक हो जाऊंगी, फलां ठीक हूँ। या बैठ के बातें करें मन्नत मांगने से, कोई ऐसी मकनातीसी ताकत वो छू करे मुझे से मैं ठीक हो जाऊं, फलां उधर गई, मतलब वो किसी ऐसी ताकत के, ऐसी सरचश्मा कोई ऐसा हो जाए कि मैं उससे ठीक हूँ। अब इसमें सिलिशिया भी काम करती है। सिलिशिया क्या है? सिलिशिया रेत है। आप सिलिशिया रेफरेंस में इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सिलिशिया अगर आप जाके पढ़ेंगे तो वहां एक खास लाइन लिखी हुई, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हमने लिखा हुआ पढ़ना है, वहां पे लिखा हुआ है डिजायर टू बी मैग्नेटाइज, आगे लिखा हुआ है आराम आ जाता है उससे, बेटर बाय दिस। इनमें ये नहीं लिखा हुआ आराम आता है, इसमें लिखा हुआ है कि डिजायर होती है उसकी मैग्नेटाइज की। सिलिशिया में लिखा हुआ है उससे आराम आता है। अब रेत के नजदीक मगनेटिस लेकर जाए क्या होता है? खींचती नहीं खींचती? वो खींच लेती है उसको मगनेटिस। तो इसलिए सिलिशिया का जो मरीज है वो मैग्नेटाइज होगा तो उसे सुकून मिलेगा। मैं फलां मजार पे गई, फलां जगह, मतलब कुछ भी ऐसी चीज में जहाँ पे कोई मेडिसिन का नहीं लेना देना, लेकिन मैग्नेटिक पावर्स वहां पे मौजूद है, उसमें उसे सुकून आता है। कंप्लीमेंट्री क्या है इसकी? बेलाडोना विच इज द अक्यूट ऑफ कैल्केरिया। बेलाडोना इसकी कंप्लीमेंट्री है। कैल्केरिया का मरीज है लेकिन सिचुएशन तेज है, अक्यूट केस है, तो आप बेलाडोना उसकी हेल्प करेगी, बेलाडोना उस केस को उठाएगी। वैसे कैल्केरिया पुराने मरीजों के लिए ज्यादा सीवियर केसेस के लिए, क्रॉनिक कंडीशंस, लेकिन इसकी जो अक्यूट केस है कैल्केरिया का, वो बेलाडोना उठाती है उसके। मतलब ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। बेलाडोना पहले देके आप कैल्केरिया बाद में दे सकते हैं, या कैल्केरिया पहले देके, बल्कि कैल्केरिया पहले देके बेलाडोना बाद में, क्योंकि इसकी कंप्लीमेंट्री। कैल्केरिया एक्ट्स बेस्ट बिफोर, इनसे पहले अच्छा काम करती है, नक्स फास्फोरस सिलिशियस। इन फॉलोज, कैल्केरिया इनके बाद अच्छा काम करती है, नाइट्रिक एसिड के, पल्सिल्ला के, सल्फर के। कब? जब पिंपल्स डायलेट हुए हों। और इस फॉलोड बाई यानी कैल्केरिया के बाद ये अच्छा काम करते हैं, जैसे काली बाइक्रोमियम। कब पे? नेजल कैटम है, जब नजला जुकाम और खांसी का इश्यू हो तो आपकी काली बाइक्रोमियम इसके साथ हेल्प करती है, मतलब इसके साथ काम करती है, इनके साथ अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू हनेमन, कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर, इनसे पहले नहीं यूज करनी चाहिए। क्या होगा? मे प्रोड्यूस नेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से नेसेसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो। इन चिल्ड्रन इट मे बी ऑफन रिपीटेड, बच्चों में आप इसे रिपीट कर सकते हैं, अक्सर रिपीट कर सकते हैं। इन एज्ड पीपल शुड नॉट बी रिपीटेड, आप बूढ़े लोगों में इसे रिपीट नहीं करेंगे। कब? ये नहीं कि रिपीट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली द फर्स्ट डोज बेनिफिट, अगर पहली खुराक आपने दी और उसे फायदा शुरू हो गया, इट विल यूजुअली डू हार्म। अगर फिर आप रिपीट करेंगे तो फिर उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी डोजेस की बात कर। अग्रवेशन कब होता है इसका? कोल्ड या ठंडी हवा से, वेट वेदर गीले मौसम से, कोल्ड वाटर ठंडे पानी से, फ्रॉम वॉशिंग धोने से। एंटीमोनियम क्लोराइड आ गया साथ में, हमने पढ़ा था पहले कि ठंडे पानी से धोने से मसला बढ़ जाता है अगर, तो एंटीमोनियम क्लोराइड आएगी। या कोई मरीज आपसे ये कहता है कि मैं फलां दिन नहर में नहाया था, फलां झील में नहाया था ठंडे पानी से, ऐसे तो मुझे ये मसला बने, तभी आप एंटीमोनियम क्लोराइड पे आ जाएंगे। मॉर्निंग ड्यूरिंग फुल मून, सुबह के वक्त मसला बढ़ जाता है। फुल मून, जब चांद पूरा हो। वो एक भाई ने बीच में सवाल पूछा था कि सूरज और चांद के साथ काम करती ऐसे करती। डॉक्टर साहब जब चांद पूरा हो रहा तो उस वक्त मेरी बड़ी तबीयत खराब होती, तो उस वक्त फिर कैल्केरिया कार्ब उस केस को ठीक करें। आराम कैसे आता है? ड्राई खुश्क मौसम में, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, दर्द वाली साइड पे लेटने से आराम आता है। आपने ब्रेविनिया पढ़ी थी कि उसमें भी दर्द वाली साइड पे लेटने से आराम आता है। अब इसकी सिचुएशन, मैदे के मसले जो भी आपने पीछे कहानी पढ़ी है उनमें, कि दर्द वाली साइड पे लेटने से कैल्केरिया कार्ब को भी आराम आता है। ब्रेविनिया और पल्सिल्ला, ब्रेविनिया में भी इस तरह आता है, पल्सिल्ला में भी इस तरह आता है। पल्सिल्ला की कहानी क्या है कि एक तो दर्द वाली साइड पे लेटने से आराम आता है, दूसरा इसमें यह भी है कि अगर आप उस साइड पे लेटे हैं जिसमें दर्द नहीं है लेकिन प्रेशर उस साइड पे जा रहा है जिसपे दर्द है, तो मसला बढ़ जाता है उसका। ठीक है जनाब, ये है जनाब आपकी कैल्केरिया कार्ब।